हेलो एवरीवन। कक्षा 8वीं वाले ध्यान देंगे। कल हमने आपको अलीनगर की संधि, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और कर्नाटक के युद्धों के बारे में समझाया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक अध्याय पहले के और भी आगे के टॉपिक हैं, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की संधि और अंग्रेज व मराठाओं के बीच जो संघर्ष हुए, इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए, आज अपन को इन सभी का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे प्लासी के युद्ध का। क्या होता है ये प्लासी का युद्ध और यह कब किया गया? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अलीनगर की संधि, ठीक है, और बंगाल में किस प्रकार अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया, और अलीनगर की संधि में अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, जब सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है तो अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला के साथ एक संधि करते हैं जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। और इस संधि में जो सिराजुद्दौला रहता है वह अंग्रेजों की सभी मांगों को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार पूरे बंगाल में जो व्यापार स्थापित हो जाता है वह पूरे बंगाल में किसका हो जाता है? अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी हुकूमत चलने लगती है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब यह कैसे हुआ था, क्या हुआ था? जब अलीनगर की संधि होती है तो अंग्रेजों को क्या मिल जाता है, बंगाल पर व्यापार करने में और भी सुविधाएं मिलने लगती है। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने पर और भी सुविधाएं मिलने लगती हैं, वह आसानी से जगह जगह जाकर अपना व्यापार कर लेते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला को हराने के लिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो भी विपक्षी राजा थे, कबीले के सरदार थे, उन सभी को क्या कर लिया, अपना मित्र बना लिया। जब अंग्रेजों ने इनके विरोधियों को अपना मित्र बना लिया और उनसे सलाह लेकर सिराजुद्दौला को हराने की कोशिश करने लगे, ठीक है, ये अंग्रेज लोग। अब अंग्रेजों ने क्या सलाह मांगी, ठीक है, अंग्रेजों ने एक और काम किया। यहाँ पे एक नगर है, कौन सा, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती, जहां पर फ्रांसीसी लोग थे वो अपना व्यापार कर रहे थे, चंदनगर, कौन सी बस्ती थी? चंदनगर। तो फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, चंदनगर, जो फ्रांसीसी नगरी थी चंदनगर, उस पर भी अंग्रेजों ने आक्रमण करके वहां पर अधिकार कर लिया। अब अंग्रेज और इस अधिकार पर बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था वह भी कुछ न कर सका, क्योंकि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की सारी मांगों को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब अंग्रेजों का अधिकार धीरे धीरे बंगाल पर क्या हो गया, बढ़ता चला गया। अब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाने की योजना बनाई और सिराजुद्दौला की जगह पर किसको नवाब बनाने का सोचा? मीर कासिम को, ठीक है। अंग्रेजों ने एक योजना बनाई जिसमें मीर जाफर है, मीर कासिम है, मीर जाफर को, ठीक है। अंग्रेजों ने एक योजना बनाई जिसमें सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाकर किसको सुल्तान बनाया जाना था, या किसको नवाब बनाया जाना था? मीर जाफर को। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला पर एक झूठा आरोप लगाया कि आपने जो हमारे साथ अलीनगर की संधि या समझौता किया था या मांग की थी, उस पर आपने उनका सही पालन नहीं किया। ऐसा झूठा आरोप किसको लगाया? सिराजुद्दौला पर। और अंग्रेजों ने प्लासी के मैदान पर 1757 में सिराजुद्दौला के, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरोध में क्या कर दिया, विद्रोह छोड़ दिया। क्योंकि यह विद्रोह कहाँ पर हुआ था? प्लासी नामक एक मैदान पर हुआ था, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो था वो क्या हो गया था? हार गया था। जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो वहां का नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर।
जो पूर्णतः अंग्रेजों का गुलाम रहता है और सारे बंगाल में किसकी हुकूमत हो जाती है फिर अंग्रेज लोग है ना। अंग्रेज बिना कर दिए अपने बंगाल में क्या करते रहते हैं, शासन करते रहते हैं। इस प्रकार आपको प्लासी के युद्ध का वर्णन हो गया है ना। ये टॉपिक चाहो तो आप एक के बाद एक आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। फिर अगला पढ़ना आपको इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि, यहाँ पे दो सिराजुद्दौला बात किए थे। एक हमने बोला था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अब इलाहाबाद की जो संधि होती है उसमें रहता है अवध का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब कौन था यहाँ पे, शुजा-उद-दौला। अपन ने अभी पढ़े थे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और यहाँ पे अब पढ़ना है अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के बारे में, ठीक है। क्या थी इलाहाबाद की संधि, ये संधियां आपको अधिकतर पूछी जाती हैं। अलीनगर की संधि क्या थी और किन दोनों के मध्य हुई, अंग्रेजों और किसके, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कौन सी संधि हुई थी, अलीनगर की संधि। अपन पढ़ रहे हैं इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, क्या हुआ था, जब अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया तो भारत के कुछ राज्य छूटे थे, जैसे अवध क्षेत्र छूटा था। वर्तमान में जो अवध आता है, अवध है ये यूपी का हिस्सा, उत्तर प्रदेश की राजधानी ना इलाहाबाद। इलाहाबाद के क्षेत्र को अवध क्षेत्र कहा जाता है। तो अवध का नवाब जो था सिराजुद्दौला, उस पर अवध के राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, तो अंग्रेजों ने अवध के राज्य पर आक्रमण किया और अवध का राज्य अपने अधीन कर लिया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला शुजा-उद-दौला जो था, ये शुजा-उद-दौला को वापस राज्य लौटाने के लिए कुछ मांगे की कि आप यदि हमारे इन मांगों को पूरा करते हैं तो हम अवध का राज्य आपको लौटा देंगे। तो उनके द्वारा जो मांगे की गई थी उसे क्या कहा गया, इलाहाबाद की संधि। यदि इन संधि को सिराजुद्दौला स्वीकार कर लेता है शुजा-उद-दौला, तो अवध का जो राज्य था वह अंग्रेज लोग क्या कर देंगे, शुजा-उद-दौला को सौंप देंगे। अब ये संधि कई बार एग्जामों में पूछी जाती है, इलाहाबाद या अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की इलाहाबाद की संधि शर्तें आप बताइए। तो पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त थी अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। पहली शर्त अंग्रेजों ने क्या रखी थी कि आपसे, मतलब शुजा-उद-दौला से, जो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला से था, उससे 50 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। फिर दूसरी संधि थी अंग्रेजों की, जो कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र जो अब पहले अवध के अधीन थे, उन्हें पृथक कर मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र थे, इलाहाबाद के अंतर्गत या अवध के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, कौन कौन से, कड़ा और इलाहाबाद, उनको अवध क्षेत्र से पृथक कर मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाएगा, ठीक है। ये दूसरी संधि थी। तीसरी बात अंग्रेजों ने क्या कही थी, या तीसरी मांग क्या कही थी अंग्रेजों ने, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। वहां पे एक किला था चुनार का यूपी में, तो उन्होंने क्या अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि जो चुनार का जो भी दुर्ग या किला है वह कौन लेगा, अंग्रेज को मिलेगा। लास्ट शर्त थी अंग्रेजों को, अब चौथी शर्त उन्होंने क्या रख दी, अंग्रेजों को बिना कर दिए अवध में व्यापार करने की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो अंग्रेजों को अवध की सीमाओं पर बिना कर दिए व्यापार करने की सुविधा मिलेगी। तो इलाहाबाद की संधि में 4 शर्तें अंग्रेजों ने रखी थी, किसके बीच रखी थी, शुजा-उद-दौला के बीच। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था कि इलाहाबाद की संधि किस सन में हुई थी, तो कब हुई थी, 1765 में, 1765 में।
अलीगढ़ की संधि कब हुई थी? 1757 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलाहाबाद की संधि या अवध की नवाब सिराजुद्दौला की इलाहाबाद की संधि क्या थी और यह किनकी मध्य की गई थी? तो सिराजुद्दौला और इसके बीच अंग्रेजों के बीच की गई थी, जिसमें निम्न 4 मांगों को रखा गया था। अब अगला टॉपिक हमने बताया था क्या है? 4 टॉपिक आपको समझ आए, एक बार हम बता दे रहे हैं। पहली संधि क्या थी? अंग्रेजों ने क्या रखी थी? सिराजुद्दौला के बीच जो मांग रखी थी अपने, पहला अवध के नवाब को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देना होगा, तब अवध को, ठीक है, तब अंग्रेज अवध का राज्य सिराजुद्दौला को लौटा देंगे। दूसरी शर्त थी अवध में जो क्षेत्र आते हैं कड़ा और इलाहाबाद, उनको पृथक कर दिया जाए, मतलब उनको अलग कर दिया जाए और मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाएगा। तीसरी बात थी जो चुनार का दुर्ग था, जो चुनार का किला था, वह किसको मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा। चौथी बात अंग्रेजों ने रखी थी, चौथी मांग थी अंग्रेजों की कि अंग्रेज अवध की सीमा के भीतर बिना कर दिए व्यापार करने की सुविधा दी जाएगी, या अंग्रेज लोग क्या करेंगे? अवध की सीमा पर बिना कर दिए अपना व्यापार करेंगे। ये 4 शर्तें थी। अब आपको अगला टॉपिक पढ़ना है, अंग्रेज और मराठाओं के बीच संघर्ष। अब अंग्रेजों ने जैसे क्या कर लिया? इलाहाबाद को भी जीत लिया, प्लासी के युद्ध से क्या कर लिया? बंगाल को जीत लिया पूरा, इलाहाबाद को, या फिर अवध का जो क्षेत्र था पूरा वह भी अपने अधीन कर लिया सिराजुद्दौला से संधि करके। उसको संधि मतलब होता है कि दोनों के बीच मित्रता हो जाती है और वह राज्य पहले तो अंग्रेजों ने जीत लिया तो अंग्रेजों के अधीन हो गया, जो जीतेगा और उन दोनों के बीच संधि हो जाएगी तो जो पहले जीतेगा उसी के अधीन वह राज्य हो जाएगा। अब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों का एक व्यापारिक केंद्र था मुंबई। कौन था? मुंबई समुद्र तटीय इलाका है, गुजरात के जस्ट नीचे हमने बताया था। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, आपको मैप में दिखा दे रहे हैं, ऐसा हमने मैप बनाया था। तो यहाँ पे है मुंबई, ठीक है, ये इस तरफ का गुजरात इलाका और यहाँ पे महाराष्ट्र जाता है। तो यहाँ पे जो व्यापारिक केंद्र बहुत अच्छे से, मतलब पहले जो व्यापार होता था वह समुद्री मार्ग से हुआ करता था, तो समुद्री मार्ग से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते थे। तो उस समय यहाँ पे क्या था? मुंबई एक बंदरगाह है, ठीक है। तो मुंबई से क्या करते थे? वो वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। तो प्राचीन समय में जब यहाँ पे अंग्रेजों मराठाओं का संघर्ष हो रहा था तो मुंबई जो था अंग्रेजों का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था। अब क्या हो रहा था यहाँ पर? प्लासी के यहाँ पे हो गया ये, हाँ, मुंबई अंग्रेजों के पश्चिमी भारतीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, किंतु उसके आसपास के क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्र थे मुंबई के, मैसूर, कर्नाटक, इन सभी में जो मराठा थे, तो मराठाओं के कारण उनको क्या हो रहा था? अंग्रेजों को अपना व्यापार करने में क्या हो रहा था? दिक्कत जा रही थी। अच्छा समझना, जो मुंबई जो क्षेत्र था यहाँ पे वह अंग्रेजों का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था, परंतु उसके जो आसपास का क्षेत्र था वहां पर मराठों या मराठी राजाओं की होने के कारण अंग्रेजों को व्यापार करने में क्या हो रही थी? परेशानियां हो रही थी। तो अंग्रेजों ने 1761 अंग्रेजों, अब देखो यहाँ पे मराठा लोग बार बार अंग्रेजों को व्यापार करने में दिक्कत कर रहे हैं, तो अंग्रेज लोग क्या चाह रहे हैं कि मराठाओं की शक्ति को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उनको अलग किया जाए। अब उनकी योजना ये चल रही थी, तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा तरकीब मिल गई। एक समय ऐसा आया जब उनको मराठाओं के अंदर, मतलब मराठाओं के साथ मिलकर काम करने की एक दिशा मिली। 1761 में क्या हुआ था? अब्दाली के हाथों पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे, जिससे मराठाओं की शक्ति क्या होने लगी थी? दुर्बल होने लगी थी। इसी समय योग्य माधवर की मृत्यु हो गई, पेशवा माधवर राव की मृत्यु हो गई, और उसका उत्तराधिकारी ना होने के कारण जब मराठा राजा थे यहाँ पे मैसूर का जो मराठा राजा था, ठीक है, कौन था? पेशवा माधव राव, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका कोई पुत्र ना होने के कारण वह पद क्या रहता है? खाली रहता है। लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव
ने पेशवा पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अब उसके जो चाचा रहते हैं, ठीक है, रघुनाथ राव, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम इस मराठा पद के दावेदार हैं, मतलब इस गद्दी के दावेदार हैं। लेकिन जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाना भी फडणवीस, क्या लिखा है, फडणवीस भी मराठा सरदारों भोसले, गायकवाड़ और सिंधिया होलकर ने इसका भी क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। मतलब जो नाना पक्ष के जो सरदार रहते हैं वो जब इस गद्दी पर बैठते हैं तो जो भी सिंधिया, गढ़वाल और होलकर वंश के जो मराठा रहते हैं वो इनका विरोध करते हैं। इसी बीच क्या होता है, अंग्रेज लोग किसका साथ दे देते हैं, एक उनके चाचा इस गद्दी पर बैठते हैं और नाना, ठीक है, तो नाना के साथ जो रहते हैं उनके जो मराठी शक्ति रहती है, होलकर ये सब साथ रहते हैं। लेकिन जो चाचा के रहते हैं, चाचा का अब विरोध होने लगता है कि अब चाचा क्या होंगे, इस पद पर नहीं बैठेंगे। तो उनके चाचा जो थे कौन, रघुनाथ राव, उन्होंने क्या किया था, चाचा जो थे रघुनाथ राव, उन्होंने अंग्रेजों का साथ ले लिया। अब अंग्रेजों का साथ लेने के कारण अंग्रेजों को कहाँ घुसपैठ करने मिल गया, मराठाओं के बीच। अब मराठाओं के बीच जब अंग्रेज घुस गए तो दोनों मराठाओं में क्या कर दिया, आपस में लड़ाई करा दी और जो मराठाओं की जो शक्ति थी उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस प्रकार मराठाओं के बीच 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें अंग्रेज मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो मराठा किस प्रकार आए भारत में, कैसे अंग्रेजों ने मराठाओं की शक्तियों को तोड़ा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक को आप चाहें तो अच्छे से नोट कर सकते हैं, पुस्तक से एक बार अच्छे से समझ के देखना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगला अपना टॉपिक रहेगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तथा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि शर्तें। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये टॉपिक हम कल समझाएंगे। ओके, धन्यवाद।